हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास का चैप्टर 13 वेक्टर, और वेक्टर के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। 13.1 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था अपन ने। अब बात उस टाइम अपन ने पढ़ा था एडिशन के बारे में पढ़ा था। वेक्टर का जो एडिशन किया था अपन ने, दो वेक्टर हैं उनको कैसे जोड़ते हैं अपन, ऐड करते हैं, उसकी बात कर। ऐड के बाद बात आती है 13.2 का चैप्टर आगे चलेगा, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कुछ। वो एडिशन की बात हुई थी। अब उसमें यूनिट वेक्टर ही पढ़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो थी यूनिट वेक्टर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहाँ से। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, तो अपन उसके बारे में पढ़ते हैं। 13.2 से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आता है, हर बार आता है, लास्ट ईयर भी आया था। अब पढ़ेंगे अपन प्रोडक्ट के बारे में। पहले अपन ने ऐड कर लिया, अब प्रोडक्ट की बात करेंगे, यानी मल्टीप्लाई के बारे में बात करेंगे। दो वेक्टर हैं अपने पास, उन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अपन, उनकी बात करेंगे अपन। तो बात हो रही है अपनी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो सदिशों का क्या करना है अपन को, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है दो सदिशों का। कैसे करेंगे, देखो किस तरीके से करेंगे। दो तरीके से करेंगे अपन। एक तो क्या करेंगे, सदिशों का अदिश गुणनफल करेंगे, और एक करेंगे सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी इंग्लिश में बोलेंगे अपन कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, या दूसरा नाम होता है इसका, सॉरी, और डॉट प्रोडक्ट। क्या होते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन। दूसरा होता है, सेकंड वाला होता है इसका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, या सेकंड नाम इसका भी होता है, और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है सब। इसको हिंदी में बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन। ठीक है साहब, ये होता है दो सदिशों का, क्या होता है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश शाबाश। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इसकी स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, यहाँ डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा क्या यूज़ होता है, डॉट प्रोडक्ट नाम यूज होता है। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन। क्या देखते हैं, डेफिनेशन कैसे देखेंगे, देखो, लेट ए एंड वेक्टर ए है ना, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर। यानी अपने पास अपन को दे रखा है कि अपन ने एक वेक्टर माना ए, दूसरा वेक्टर माना बी, आर टू नॉन जीरो, दो क्या है, शून्य सदिश है। ठीक है, अपन ने ए और बी दो वेक्टर मान लिए, दोनों क्या है, शून्य सदिश है मान लिया अपन ने। एंड देन देयर डॉट प्रोडक्ट is denoted by a डॉट बी। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको अपन डिनोट करते हैं a डॉट वेक्टर a वेक्टर a डॉट वेक्टर b से। ठीक है, एंड डिफाइन एज, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अपने पास ये फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, कि अपने पास दो वेक्टर हैं, दो शून्य सदिश मान लिए अपन ने। ठीक है, दो क्या मान लिए अपन ने, शून्य सदिश मान लिए। उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, उसको अपन डिनोट करेंगे कैसे, ए डॉट बी से, और उनको डिफाइन कैसे करेंगे, ए डॉट बी इक्वल क्या करेंगे अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी
कोस थीटा। यानी कहने का मतलब ये है अपन को दो सदिशों का अदिश गुणन करना है। क्या करना है? अदिश गुणन। तो दो सदिश अपन ने मान लिए, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों का अदिश गुणन किया अपन ने, तो अपने पास क्या आना चाहिए? सदिश गुणन किया, सदिश गुणन किया है, तो अपने पास क्या आना चाहिए? अदिश चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो अपन ने ये अपने पास आया जो वो क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है ना, यानी अदिश राशि। ठीक है ना। अब अपन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो जो थीटा है, वेयर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है? ए और बी के बीच में, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब देखो इस थीटा को अपन डिनोट कैसे करते हैं? थीटा है कि वो क्लॉकवाइज चलता है, इसको मेज़र कैसे करते हैं अपन? क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे, ये भी अपने है। तो इसको मेज़र करेंगे अपन, मेज़र करेंगे इसमें एंटी क्लॉकवाइज। जो अपनी घड़ी होती है उसकी अपोजिट साइड में, है ना, अपनी घड़ी होती है उसकी अपोजिट साइड में, विपरीत दिशा में। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ऐसे देखो, अपन ने माना वेक्टर ये मान लिया, वेक्टर ए मान लिया, और दूसरा वेक्टर मान लिया अपन ने ये वेक्टर बी मान लिया, सॉरी डायरेक्शन तो हो गई ना, वेक्टर बी मान लिया। अब जो इसका एंगल होगा वो एंगल ऐसा होगा, देखो अपोजिट साइड में। ठीक है ना, समझ में बात? घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब कुछ अपने पास जो केसेस निकल के आते हैं इसी फॉर्मूले से। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख दूं तब क्या होगा? अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दूं तब क्या होगा? अगर मैं थीटा की वैल्यू पाई रख दूं तब अपने पास क्या स्थिति बनेगी? तो अपन ये चीज़ निकालते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो भाई साहब इस चीज़ को देखते जाना, उतारते जाना साथ साथ में, अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर केस नंबर फर्स्ट, अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर थीटा की वैल्यू में रख दूँ मैं 0 डिग्री, कितनी कर दूँ? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं थीटा कर दूँ 0 कर दूँ, इसका मतलब ए एंड बी दोनों इक्वल हो गए, दोनों एक दूसरे क्या हो गए? एक ही हो गए, दोनों ए एंड बी दोनों क्या हो गए? एक ही हो गए, सेम हो गए। तो कहने का मतलब इसका मतलब पैरेलल हो गए, यानी पैरेलल होने की कंडीशन होगी। तो आपको ऐसे बोल सकता है क्वेश्चन अगर पूछे इससे, तो पैरेलल होने की कंडीशन में थीटा को आप क्या करोगे? हमेशा 0 डिग्री करोगे। ठीक है ना। तो अपने पास क्या है? फॉर्मूला क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, है कि नहीं है? ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कितनी रख दी मैंने? 0 डिग्री रख दी। 0 डिग्री रखी तो क्या हुआ? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल कोस थीटा कितना होता है? कोस थीटा, कोस 0 डिग्री कितना होता है? बताओ भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोस कितना होगा भाई? 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? 1 होती है। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर मैं ऐसा कर दूं, इससे मैं अगर ऐसा कर दूं, मैं अगर ए डॉट ए की बात करता हूं, दो वेक्टर इक्वल वेक्टर ले लेता हूं भाई, 0 डिग्री है तो दोनों एक हो जाएंगे आगे जाके। अगर ये 0 होगा, एंगल 0 डिग्री हो गया, तो ए और बी या बी और ए दोनों एक, ए इक्वल बी हो गया। तो मैं अगर ए डॉट ए की बात करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वेक्टर ए का होल स्क्वायर, वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड देखता हूँ मैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? अगर मैं थीटा की वैल्यू अब मैं 90 डिग्री रखता हूँ, अगर थीटा इक्वल मैं π/2 रखता हूँ, यानी ऐसा बोल दो 90 डिग्री, या ऐसा भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। अगर मैं परपेंडिकुलर की कंडीशन निकालता हूँ, थीटा क्या हो? परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 90 डिग्री। ठीक है साहब, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। इसका मतलब ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या हो गया? 0 साहब, क्या हो गया? 0। तो आपको ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आता है भैया सीधा कि परपेंडिकुलर, अब आपको 2 वेक्टर देगा। ठीक है, आपको 2 वेक्टर देगा और दोनों का
कंडीशन ये देगा कि दोनों वेक्टर एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, तब आपको सीधा ये लगाना है, ये यूज़ करना है कि ए डॉट बी इक्वल क्या होगा, 0 होगा साहब। समझ में बात, ठीक है। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन उठ के आता है यहाँ से 100%, तो भाई चांसेस है, कहने मतलब बड़ा क्वेश्चन उठने के चांस है, ठीक है। और ये चीज़ें आगे चलती जाएगी, ये चीज़ें 3D में काम, ठीक है ना। अगर मैं केस नंबर 3 की बात करता हूँ, आगे चलते हैं थोड़ा सा, केस नंबर 3 की बात करूँ मैं, तो अगर मैं थीटा की वैल्यू थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ मैं, 0 से π/2 आ गया, सीधा आगे पाई पे चलते हैं। अगर मैं पाई की वैल्यू रखता हूँ, थीटा की वैल्यू कितनी रखता हूँ, पाई, इसको भी थोड़ा बॉक्स में डाल देना, ठीक है ना, dB4 बना दो इसकी, तो पाई रखता हूँ मैं इसकी, तो ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, मैं पाई रख दूँ यहाँ पे, तो कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है ना। 11th क्लास में अपन पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये चीज़ें कोस पाई की वैल्यू कितनी थी, -1, तो ये माइनस का ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी और वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी। अब कहने का मतलब ये हो गया कि 0 और पाई दोनों एक दूसरे की सेम है चीज़, ये पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन दे रहा है, यानी ये एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, सीधी बात है, ठीक है। समझ में बात। अब इससे अपन एक चीज़ और निकालते हैं, इससे एक चीज़ इससे निकालते हैं एक चीज़ कि अपने पास ए दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों के बीच का अगर अपन को एंगल फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, एंगल फाइंड करना हो, तो अपन क्या करेंगे, तो सीधा है, सिंपल है, नया पॉइंट डाल दो, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो सीधा यहाँ से निकाल लो। देखो क्या है, कोस थीटा को मैं यहाँ पे रख लूँगा और मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को नीचे इसके लिए चले जाऊँगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास कि कोस थीटा इक्वल क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई, तो अपन ने ये चीज़ देखी अपने कि अपन को प्रोडक्ट के बारे में देखा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर की बात की थी, एक तो स्केलर प्रोडक्ट हो गया या डॉट प्रोडक्ट हो गया, एक वेक्टर प्रोडक्ट हो गया जो आगे काम आएगा, अपन को सिर्फ इतना ही पढ़ना आज स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसकी जो डेफिनेशन है वो होती है कि 2 सदिश होते हैं, उन दोनों की ये बात होती है, एक डॉट भी ये होता है, और अपन ये थीटा एंगल है वो ए और बी के बीच में है, केसेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, पर केसेस है इसमें केस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री होगा तो ये होगा, 90 डिग्री होगा तो ये होगा, इंपॉर्टेंट है भैया, और पाई थीटा की वैल्यू कितनी हो, पाई हो तो ये होगा। और दोनों एंगल के बीच में दोनों वेक्टर के बीच की अगर एंगल फाइंड करना है तो कोस थीटा इक्वल, इस कोस थीटा को यहाँ पर रख लो और ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है सब। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा क्या चलते हैं आगे, थोड़ा सा आगे ही बात करता हूँ। अगर मैं ऐसा मान लूँ, इन्हीं चीज़ से मैं सीखता हूँ नई चीज़ें, आई जे कैप एंड के कैप, इनके बीच की बात करता हूँ मैं, इनके बीच का रिलेशन देखता हूँ, यानी ये यूनिट वेक्टर है भाई। मैं 3D की बात करता हूँ, 3D प्लेन है अपना, हेलो साहब, ये यूनिट वेक्टर मैंने लिया आई कैप, इसका यूनिट वेक्टर लिया मैंने जे कैप, और जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने के कैप, कोई दिक्कत है। अब मैं ऐसा बोलता हूँ कि इसी फॉर्मूले के हिसाब से कि मैं अगर आई के साथ, अगर आई के खुद का यानी 0 डिग्री रखता हूँ मैं पहले, ठीक है, तो अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप लगा के मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कॉस 0 डिग्री ये यूज़ करता हूँ, तब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और आई कैप डॉट आई कैप इक्वल ये कितना हो गया भाई, आई कैप का होल स्क्वायर, और आई कैप का होल स्क्वायर, आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप वैल्यू कितनी होती है, 1। मैंने भाई पहले ले लिया, इसकी लेंथ कितनी है, 1 है, यूनिट दे दी, यूनिट वेक्टर लिया ना मैंने, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। इसका मतलब ये हो गया आई कैप डॉट आई कैप वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसी के हिसाब से अगर मैं जे कैप डॉट जे कैप की बात करूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर मैं इसी के हिसाब से के कैप डॉट के कैप की बात करता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। एलो साहब अच्छी चीज़ें समझ में आई क्या। देखो फिर से देख लो कि
मैं 3D प्लेन की बात करता हूँ, आई कैप, जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर मैंने लिया, ये इनको यूनिट वेक्टर लिया, ये यूनिट वेक्टर मैंने आई कैप ले लिया, इसका जे कैप ले लिया और के कैप लिया जेड एक्सिस पे, ठीक है, ये वाई एक्सिस पे। तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा लेता हूँ। तो पहले मैं 0 डिग्री की बात करता हूँ, पैरेलल यानी इन दोनों खुद का एंगल खुद पे आ गया भाई चला के, 0 डिग्री का मतलब ये हो गया एक पे आ गए सारे। तो इसका मतलब मैं आई की बात आई के साथ हो गई, तो मैं आई कैप डॉट आई कैप की बात करता हूँ, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड हो गया, जे की जगह बी आई कैप है, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आती है 1 आती है। इसका मतलब आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होती है 1, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी होती है 1, और के कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है साहब, ठीक है। अब इसी तरह से मैं एक चीज़ और देखता हूँ, इसी तरीके से मैं एक चीज़ और देखता हूँ, क्या देखो, अगर मैं थीटा की वैल्यू अगर मैं π/2 कर दूँ भाई साहब, π/2 करता हूँ, इसका मतलब देखो मैंने 3D प्लेन बनाया था, देखो थोड़ा अच्छा समझाते हैं। आई कैप हो गया, जे कैप हो गया और क्या हो गया के कैप, एल जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। अगर मैं थीटा की वैल्यू अगर पहले तो 0 ही थी, अब मैं थीटा की वैल्यू π/2 करता हूँ, π/2 करता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों एक दूसरे क्या होते हैं परपेंडिकुलर, पता है सबको परपेंडिकुलर होते हैं ना। इसका मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके है, ये इसके, देखते हैं निकालते हैं। अगर π/2 करता हूँ, इसका मतलब एक दूसरे की परपेंडिकुलर है, तो मतलब आई कैप डॉट जे कैप की बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप और cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की वैल्यू होती है वो 90 होती है, तो ये हो गई 0। तो ये आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब ये हो गया कि आई कैप को मैं डॉट करता हूँ, जे कैप से डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वैल्यू कितनी निकल के आती है 0 आती है। अब मैं जे कैप को अगर के कैप से करता हूँ, सिमिलरली मैं करता हूँ, जे कैप को मैं के कैप से करता हूँ, वही चीज़ आएगी 0 आ गई। अगर मैं के कैप को डॉट आई कैप से करता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। एलो भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है तीनों, ठीक है साहब। और नए तरीके से आप समझना चाहो इसको तो एक तरीका ये भी है भाई साहब, आप इस तरीके से देख सकते हो इसको, कैसे देख सकते हो, देखो अगर मैं ऐसे सारणी बनाता हूँ, ये आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, डॉट की बात करता हूँ मैं, डॉट प्रोडक्ट की, आई कैप जे कैप और के कैप। तो देखो मैं आई को आई के साथ किया 1, आई को जे के साथ किया 0, आई को 0, ठीक है। मैं जे को जे के आई के साथ किया 0, जे को जे के साथ किया 1, जे को के साथ किया 0, ठीक है साहब। के को आई कैप के साथ किया 0, के को जे के साथ किया 0 और के को के साथ किया 1। हेलो भाई यूनिट वेक्टर आ गया, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स आ गई है ना, इकाई मैट्रिक्स बात हो गई, ठीक है ना। ये देखो ये डायगोनल कितना आ गया, इसका 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। डॉट की बात होती तब, क्रॉस के लिए अलग होता है रूल, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी आगे, एक चीज़ और देख लो इसमें, एक चीज़ ये है कि अगर मैं ए डॉट बी को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करता हूँ, ए का बी के साथ प्रोडक्ट करता हूँ या बी का वेक्टर ए के साथ प्रोडक्ट करता हूँ, तो भाई दोनों वैल्यू इक्वल आती है हमेशा, दोनों की वैल्यू क्या आती है हमेशा इक्वल आती है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता दोनों में, दोनों की वैल्यू क्या आती है हमेशा इक्वल आती है। अब थोड़ी आगे बात करते हैं, थोड़ा सा देखो साथ साथ देखते जाइए, आपके कोई कमी नहीं आएगी कोई चीज़ में, सारी चीज़ें अच्छी मिलेगी आपको, बस साथ में आप लगे रहिए, ठीक है। अगर देखो एक चीज़ नई चीज़ देखते हैं, अगर मैं आपने फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि एंगल निकाला था आपने, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की बात की थी, तब अब मैंने फॉर्मूला निकाला था कि cos थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी की बात की थी, ये फॉर्मूला बनाया था। अब मैं ये तो अगर अपन को वेक्टर दे रखा है, ठीक है, अगर इसको इसकी जगह अपन को क्वांटिटीज़ दे दे, क्या दे दे क्वांटिटी, सॉरी कंपोनेंट दे दे, कि वेक्टर ए है उसका कंपोनेंट दे दिया मैंने a1 आई कैप, नई चीज़ है भाई सीखो, इसको इक्वेशन मान लिया मैंने फर्स्ट, प्लस का a2 जे कैप प्लस का a3 के कैप दे दिया, एंड बी वेक्टर दे दिया मेरे को कंपोनेंट में
B1 आई कैप प्लस का B2 जे कैप प्लस का B3 के कैप दे दिया भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ये अपन को दे दिया। A1 आई कैप यानी एक्स एक्स पे क्या है कंपोनेंट इसका, ठीक है, घटक है, एक्स एक्स पे घटक है, ये वाई एक्स पे है, जेड एक्स पे, एक्स एक्स पे क्या है कंपोनेंट है, वाई एक्स पे कंपोनेंट है, ये भी सेम सेम है, ठीक है। तो मेरे को करना है इसका ए डॉट बी, क्या करना है मेरे को, ए डॉट बी करता हूँ मैं, ये निकालता हूँ वाला ए डॉट बी निकालता हूँ, तब क्या करूँ मैं, A1 आई के प्लस का A2 जे के प्लस का A3 के कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है मेरे को B1 आई कैप से B2 जे कैप से B3 के कैप से, ठीक है, करता हूँ भाई साहब, देखो आराम से देखियो, A1 आई कैप B1 आई कैप, पहले इसका मैं इसके साथ करता हूँ, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1 होता है, आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, 1 होता है, और A1 को B1 से किया तो क्या आ गया, A1 डॉट B1, कोई दिक्कत है, प्लस फिर इसको मैं इसी के साथ इसका करता हूँ पहले पूरे के साथ, तो इसका मैंने इसके साथ किया, ये आ गया, इसका मैंने इसके साथ किया, तो आई कैप को जे कैप के साथ करूँगा, आई कैप को मैं जे के साथ करूँगा, 0 आएगा, तो ये पूरा 0 जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसके साथ और करूँगा, तो A1 आई कैप और ये है B3 के कैप, तो आई को मैं के से किया भाई, आई को के किससे करो, जे से करो, किससे करो, वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, तो इसको मैं इससे करूँगा तो भी वैल्यू क्या आ गई, 0, तो इसका मामला खत्म। बात करता हूँ मैं इसकी A2 जे कैप की बात करता हूँ, A2 जे कैप को मैं पहले इससे करता हूँ B1 आई कैप से, इसको मैं इससे करता हूँ, तो आई कैप को ये जे कैप है, सॉरी जे कैप को मैं आई कैप से किया, वैल्यू क्या आ गई, 0, तो ये भी 0 हो गया। फिर मैं इसको इससे करता हूँ A2 जे कैप और B2 जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है, वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया A2 B2 प्लस, हाँ इसको इसके साथ और करो तो जे कैप और डॉट के कैप वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब बात करता हूँ मैं इसकी A3 के कैप को मैं इसके साथ करता हूँ, तो के कैप डॉट आई कैप वैल्यू 0, के कैप डॉट जे कैप वैल्यू 0, और के कैप डॉट के कैप वैल्यू कितनी हो गई, 1 आ गई। इसका मतलब ये हो गया A3 और B3। इसका मतलब आपको ये है कि आपको जब दो वेक्टर है और उनके कंपोनेंट वेक्टर दे रखे हैं उसको, तो उनको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, अगर प्रोडक्ट करता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो वैल्यू अपने पास ऐसा आता है, सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अब देखो, अगर मैं इसका फॉर्मूला और बनाता हूँ, इनके बीच का एंगल फाइंड करता हूँ, तब कैसे करूँगा, तब नीचे वाला ये और चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए अपन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते भाई साहब, इसका ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालूँ मैं भाई, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, याद नहीं क्या, वही चीज़ है, एक्स आई के प्लस का वाई जे के प्लस का जेड के कैप था, यानी मैंने मान लिया ये आर है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला था मैंने, तो क्या हो गया, रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर प्लस का जेड का, ये चीज़ वही है, कुछ नहीं है, अलग चीज़ कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया, A1 का स्क्वायर प्लस का A2 का स्क्वायर प्लस का A3 का स्क्वायर। एंड इसकी बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ V की बात करता हूँ, तो अंडर में B1 का स्क्वायर प्लस का B2 का स्क्वायर प्लस का B3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, वो तो चीज़ है और क्या। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वेशन है फर्स्ट से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, वही चीज़ ए डॉट बी क्या निकाला मैंने, ये चीज़ निकाली है, तो A1 B1 प्लस का A2 B2 प्लस का A3 B3 अपॉन भाई ये चीज़ अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस का A2 का स्क्वायर प्लस का A3 का स्क्वायर, और अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर द रूट B1 का स्क्वायर प्लस का B2 का स्क्वायर प्लस का B3 का स्क्वायर। साहब ये दो फॉर्मूला बन गया साहब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है साहब। अब कोई एग्जांपल है कि मैं आपको क्वेश्चन करवा दूँ क्या, एक या थोड़ा आगे चलते हैं, क्वेश्चन आ जाएंगे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको क्वेश्चन आगे पढ़ा देता हूँ, है ना, एग्जांपल क्वेश्चन कर देंगे अपन, ठीक है ना, एग्जांपल क्या करेंगे, क्वेश्चन ही कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन की बात करता हूँ, प्रोजेक्शन की, अब एग्जाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा भाई साहब, ठीक है ना। प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। भाई मैं प्रोजेक्शन की बात करता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन की बात करता हूँ। भाई साहब देखो, प्रोजेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा, सेक्शन ए से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो, इसको हल्के में मत लेना, चीज़ें अच्छी है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है सर। तो देखो, प्रोजेक्शन की बात करता हूँ। प्रोजेक्शन का मतलब होता है एक चीज़ पे दूसरी चीज़ की छाया गिरना। जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ, मेरी छाया है वो इस साइड गिर रही है या इस साइड गिर रही है, जितनी मैं छाया जितनी घेर रहा हूँ उसकी लंबाई है, वो क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, जैसे मान लो अपन ने एक सीढ़ी लगा दी ऐसे, जैसे मान लो एग्जांपल क्या है, यहाँ पे सीधा लिखते हैं, मैंने मान लो एक लाइन की बात करते हो एल, क्या कि भाई एक लाइन है, एक वेक्टर का एक लाइन के साथ अपन प्रोजेक्शन देखते हैं, सीधी बात ये। तो मैं एक लाइन ले ली मैंने एल, और एक वेक्टर ले लिया मैंने, ये वेक्टर ले लिया मैंने ए, और इनके बीच में एंगल मान लिया मैंने थीटा, भाई एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इनके बीच में जो ये इस जो ऊपर वाली जो वेक्टर है उसका इस लाइन पे जो प्रोजेक्शन होगा, उसकी जो छाया गिरेगी, यहाँ से मान लो मैंने फोकस डाल दिया, ऊपर से लाइट डाली, तब इसका जो छाया यहाँ पे गिरेगी इतनी, वो जो छाया यहाँ से घेर रही है ना, इतनी लेंथ है ना, यही क्या कहलाती है, प्रोजेक्शन कहलाती है, प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है साहब, इसकी जो लेंथ होती है वही प्रोजेक्शन होता है। ठीक है ना, जो छाया होती है उसकी लेंथ होती है, जो लेंथ होती है वही क्या होती है, प्रोजेक्शन होता है। ठीक है साहब, अब बात करता हूँ मैं थोड़ी सी, सॉरी, अब इसको निकालता हूँ मैं, प्रोजेक्शन कैसे होता है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, पहले सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक से अब कैसे निकालते हैं अपन, देखो देखते हैं। मैं इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लिया मैंने बी, इसको मान लिया मैंने सी। ठीक है साहब, अपनी कोस थीटा की बात चल रही है, उसका यूज़ करेंगे अपन। तो मैं सबसे पहले इससे निकालता हूँ, ये अपना हो गया बेस, एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ये अपना बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, पता ना आपको, ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, बड़ी वाली साइड। ठीक है, अब आपको पता है पाकिस्तान में भूखा पैसा था और हिंदुस्तान तो हमेशा हरा भरा था ही भाई साहब। ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, तो ये होती है कोस थीटा की वैल्यू, क्या होती है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होती है, बी अपॉन एच। अपन निकालते हैं यहाँ पे, कोस थीटा की बात करता हूँ, वो होता है बी अपॉन एच है, यानी बी की वैल्यू बेसमेंट कितना है, ए बी, और एच कितना अपना हाइपोटेनियस, एच सी। भाई साहब कोई दिक्कत है क्या, समझ में बात। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं निकालता हूँ यहाँ से ए बी निकालता हूँ। मैं ए बी की बात करूँ, वेक्टर ए बी, एलो साहब वेक्टर ए बी की बात करता हूँ मैं, तब वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, ये इस साइड से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया, ए सी का मैग्नीट्यूड ऑफ कोस थीटा। मैग्नीट्यूड क्यों आया, देखो ये इसकी लेंथ की बात हो रही है, क्या किसकी बात हो रही है, लेंथ की, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इसका मैग्नीट्यूड लगा दिया। इसकी लेंथ की बात हो रही है तो मैंने क्या लगा दिया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ये एस सी कितना है, एस सी कितना है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। हेलो साहब, ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन लाइन एल, यानी वेक्टर ए का एल पे प्रोजेक्शन। ठीक है ना, ठीक है साहब, ये इससे अब इसी की सहायता से अपन ने जो स्केलर प्रोडक्ट है उसके बीच का अपन प्रोजेक्शन निकालते हैं, इसी की सहायता लेके, इसी की सहायता से। ठीक है, उस साइड निकालते हैं, इसी की हेल्प से अपन निकालते हैं आगे प्रोजेक्शन। एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप फॉर्मूले याद कर लेना, सिर्फ क्वेश्चन आ जाएंगे। आप दोनों, अगर आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है तो दोनों फॉर्मूले ठोक दो और दोनों से कोई क्वेश्चन कर निकाल दो, तो भी मामला बैठ जाएगा। ठीक है, तो भी मामला क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ पहले, सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला क्या है, वही है ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वी कोस थीटा, यही फॉर्मूला अपना। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला यही है। ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं
अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मैं स्मॉल ए मान लेता हूँ और मैग्नीट्यूड ऑफ बी को मैं क्या मान लिया, मैंने सिर्फ बी मान लिया, माना है, तब मैं क्या करता हूँ देखो, तो ये वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी, ये ए बी कोस थीटा हो गया, ठीक है। अब मैंने ए बी को, ए कोस थीटा को मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है, मैं ए कोस थीटा को, ए और कोस थीटा को मैंने क्या लिया, एक साइड में कर लिया, ए कोस थीटा को मैंने इस साइड रख लिया और इसको इसके डिवाइड में लिया, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी, अपॉन में किस क्या जगह बी आ जाएगा, और वेक्टर बी को मैंने क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी था, तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास, ये बन गया वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन, जिस पे प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन जिस पे होता है वो नीचे आता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, इसकी बात करता हूँ, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए की जगह क्या जाएगा, बी कोस थीटा, एंड सेम फॉर्मूला बन जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हेलो साहब, ये अपने पास चीज़ आ गई, नई चीज़ उठ के, ठीक है ना, ये अपने पास नई चीज़ उठ के आ गई, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, अब बात क्या बची है, कुछ बची नहीं है बात तो, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ इस पर, जैसे मान लो मैंने मान लिया एग्जांपल ऐसा लिया, एग्जांपल लिया मैंने, वेक्टर ए ले लिया मैंने 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 5k कैप ले लिया, एंड वेक्टर बी में ले लिया i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप लिया, तो अपन को निकालना प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी पे निकालना है, ये अपन को प्रोजेक्शन निकालना है। तब क्या होगा देखो प्रोजेक्शन होता है, सीधी बात है, जो लेंथ होती है वही प्रोजेक्शन होता है, ठीक है ना, कुछ अलग चीज़ नहीं होती है। आप इसको आराम से देखिए, सब चीज़ें समझ में आएगी, कोई अलग चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ें मैंने आपको जो दे रखी है वही चीज़ें। तो मैं ए से बी पे प्रोजेक्शन लेता हूँ, ए से बी पे प्रोजेक्शन लेता हूँ, जिस पे प्रोजेक्शन लेता हूँ वो नीचे आता है, तो फॉर्मूला क्या है अपने पास है, ए अपने लिखो सॉल्यूशन में, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी की बात हो रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है 3i कैप डॉट प्लस के 2j कैप प्लस के 5k कैप डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी साहब, i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप, ठीक है साहब, अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वही बात है, इसके कोफिशिएंट 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, इसका कोफिशिएंट माइनस के 1 हो गया, तो अंडर रूट में लग गया, इसका कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस का ये माइनस का 1, यानी ये माइनस का 1 तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर। हेलो साहब, अब इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3 को, पहले आई कैप से किया 1 और बच गया 3, तो आ गया पहले 3 क्या लगाते हैं प्लस, फिर जे को जे के साथ कर दो, आर और तो सारे वाले 0 होने वाले हैं, आई को जे के साथ किया 0, आई को जे के साथ किया 0, तो जो सेम है उसको साथ कर देते हैं, ठीक है ना। 2 को अगर इसके साथ किया जे के डॉट जे के कितना 1 हो गया, और इंटू में प्लस में क्या गया 2, और ये प्लस का प्लस, ये माइनस, प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, ठीक है। 5 को 1 से किया 5 एलो, अपॉन में अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 1 का स्क्वायर 1 एलो, ठीक है साहब। ये कितने आ गई 5 माइनस के 5, ये तो 0 हो गया साहब, अंडर रूट 3 ये तो 0 हो गया, ठीक है। फिर चलो जो भी है, प्रोजेक्शन कितना हो गया इसका 0, ठीक है। तो आज अपन ने जो चीज़ें पढ़ी है वो इम्पोर्टेंट है, अच्छी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम के लेवल की चीज़ें हैं, आपको इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ को आना आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। और 13.2 है वो इससे काम निकल जाएगा अपना, 13.2 सारी इससे आ जाएगी, ठीक है ना, ठीक है साहब। कोई एक चीज़ और देखना चाहो तो देख सकते हो आप, अगर मैं बात करता हूँ नई चीज़ें को, चलो एक नई चीज़ और देख लेते हैं आज। अगर ऐसा मान लो मैंने एक नई चीज़, ये देखो, अगर अपने पास कोई वेक्टर ए दे रखा है a1 i के प्लस का a2 j के प्लस का
A3 के कैप दे रखा है। NCERT में चीज़ है ना, अपने RBSC में नहीं है, NCERT में चीज़ है। तब मैं इसका अगर यूनिट वेक्टर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, यूनिट वेक्टर लेता हूँ। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एक, होता ही नहीं होता है। यूनिट वेक्टर ये होता है ना, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है। तो भाई साहब मैं इसको मैंने कर दिया, ए वेक्टर कितना है, A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो गया, अंडर द रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए रख दो यार, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए रख दिया, कोई दिक्कत है। यानी ए कैप इक्वल क्या हो गया, A1 I कैप प्लस का A2 J कैप प्लस का A3 K कैप हो गया अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। भाई अंडरूट लगाई करो तो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी अंडरूट लगाई करो, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, देखो A1 को, इनको सबको सेपरेट करता हूँ, ये चीज़ अपने पास आ गई। इनको मैं अगर सेपरेट करता हूँ तो A1 है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए आता है। इसको मैं बोलूँगा कोस एल्फा, क्या बोलूँगा, कोस एल्फा। ये देखो, ये इसके नीचे लिया मैंने, ये इसके नीचे लिया मैंने, ये तब ये इसके क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं इसके, ठीक है ना। अब हम 3D में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और जो ऊपर वाले जो दे रखे हैं ये इसको A1 A2 A3 ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसके नीचे ये लेता हूँ, इसके नीचे ये लेता हूँ, इसके नीचे ये लेता हूँ, इसको सेपरेट करता हूँ। सॉरी, ये मैंने थोड़ा घुमा दिया इसको। A1 I कैप प्लस का A2 J कैप प्लस का A3 K कैप है, वही है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको मैंने इसके नीचे लिया, ये कोस एल्फा हो गया। अगर मैं कोस बीटा की बात करता हूँ, इन सब का मैं एल्फा बीटा गामा इनको तीनों एंगल लेके वैल्यू निकालता हूँ, तब ये हो गया A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर मैं कोस बीटा गामा की बात करता हूँ तो A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये होता है, ठीक है। अब मैं इसको देखो A1 की निकालता हूँ, पहले सबसे पहले A1 की बात निकालता हूँ। तो मैं सबसे पहले A1 की बात करता हूँ, A1 तो ये क्या, A1 क्या होता है, प्रोजेक्शन है ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ऑन एक्स एक्सिस। यानी जो A1 है वो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। A1 है वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे। ये डायरेक्शन कोसाइन है भाई साहब, कोसाइन, ये भी डायरेक्शन कोसाइन, ये भी डायरेक्शन कोसाइन। मैं जब A1 की बात करता हूँ तो प्रोजेक्शन किस पे होता है, ये प्रोजेक्शन ए किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे हो गया तो A1 यहाँ पे रखा तो ये इस साइड जाए, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस एल्फा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ A2 की, ये भी क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए, ठीक है ना, ऑन वाई एक्सिस पे। यानी ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस बीटा। और सेम मैं अगर A3 की बात करता हूँ तो क्या हो गया, ये जेड एक्सिस पे होगी वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस गामा। ये अपनी चीज़ अपने पास ये चीज़ आती है, ठीक है ना। ये अपने पास एक चीज़, ये चीज़ अपने पास आती है तो अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आता है इससे, वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कोस एल्फा आई के प्लस का कोस बीटा जे के प्लस का कोस गामा के ये अपने पास एक फॉर्मूला निकलता है। और ये चीज़ें अपने NCERT में, अपने RBSC बोर्ड में नहीं है, फिर भी ये चीज़ देख लो आप, इससे क्वेश्चन अगर कोई मिलता है तो, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए, तो आप थोड़ा सा इसको घर पे देखना, अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आएगी सब चीज़ें। और थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और थोड़ा स्पीड से लेंगे आप। और भी टॉपिक है कि तो एक बार मैं क्लास में लाइव भी आऊँगा 2-3 टॉपिक के लिए, 12th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए लाइव क्लास चलेंगे 1-1.5 घंटे की, तो उसमें भी अपनाएंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।